इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक ट्रेजिडी के हीरो के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे पता चलेगा। अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी पोएटिक्स, उसके अंदर ट्रेजिडी की तमाम तर क्वालिफिकेशंस उसने दर्ज कर दी। उन क्वालिफिकेशंस को सामने रखते हुए, उन मेरिट्स को सामने रखते हुए, उन क्वालिटीज़ को सामने रखते हुए हम देखेंगे, जज करेंगे इडिपस रेक्स जो कि ट्रेजिक हीरो है, क्या वो अरिस्टोटल की कंपस के नीचे पूरा उतरता है, क्या उसकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है, क्या उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो क्वालिटीज़ अरिस्टोटल ने बयान की हैं एक ट्रेजिक हीरो की। ओके, नाउ क्वेश्चन 2006 में आया यूनिवर्सिटी में, डू यू थिंक दैट hubris mean pride plays a significant part in the fall of Oedipus? क्या आप सोचते हैं प्राइड ने एक अहम रोल अदा किया है ईडिपस की डाउनफॉल में, यानी कि ईडिपस रेक्स एज अ हीरो के अंदर जो प्राइड थी, उसी प्राइड की वजह से ही इस हीरो की डाउनफॉल हुई है। ये हीरो प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी के अंदर आ गया है, खुशहाली से इंतहाई बदहाली में जा पड़ा है। या क्वेश्चन आया, Why is Oedipus punished for sins of which he has no knowledge? ईडिपस को उन गुनाहों की सज़ा क्यों मिली है जो गुनाह उसने किए नहीं थे या जिन गुनाहों का उसे नॉलेज नहीं था। जिन गुनाहों का उसे नॉलेज नहीं था उन गुनाहों की सज़ा उसे क्यों मिली है। तो ईडिपस की डाउनफॉल की कोई ना कोई वजह तो होगी, यानी कि अब हमने इस पॉइंट पर गौर करना है कि ट्रेजिक हीरो कैसा होता है, ट्रेजिक हीरो के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और ट्रेजिक हीरो के अंदर कोई कमज़ोरी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी डाउनफॉल हो जाए। और ईडिपस रेक्स के अंदर अगर कोई कमी कोताही थी तो वो कोई कमज़ोरी थी, तो दैट वाज प्राइड। सोना नहीं है, जागना है। मैं ओवरऑल बात करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। सोफोक्लीज, फर्स्ट पैराग्राफ सोफोक्लीज के बारे में। सोफोक्लीज द इनकम्पेरेबल मैक्स, सोफोक्लीज इनकम्पेरेबल मैक्स है, सबसे बरतर आला किस्म का मैक्स, रोशन और ताबा करैक्टर है, आदमी है। मैक्स, लेमन मैक्स, देख लें, रोशन बहुत ज़्यादा। was a multi-talented mastermind, हर फन मौला की mastermind था सोफोक्लीज। like a bee gathered the honey of minutest details, और उसने एक शहद की मक्खी की तरह छोटी छोटी डिटेल इकट्ठी करके हनी बनाई है। इन पोर्ट्रेइंग हिज कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने के लिए, अपने कैरेक्टर्स को बनाने के लिए उसने शहद की मक्खी की तरह मेहनत की है। एक एक जगह से, एक एक फूल से उसने रस निकाला है। He presents the vibrant varieties of characters, emotions. उसने पेश किया ज़बरदस्त किस्म की वैरायटीज़ करैक्टर के इमोशंस में। इमोशन तो तमाम शो करते हैं, लेकिन इसने इमोशंस में भी वैरायटी दी है, करैक्टर्स के इमोशन में भी वैरायटी पेश की है, वाइब्रेंट किस्म की वैरायटी दी है, ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी दी है। पैशंस के अंदर, करैक्टर्स के पैशंस में उसने वैरायटी दी है, सेंटिमेंट्स, जज्बात में उसने वैरायटी दी, करैक्टर्स के मूड्स में उसने वैरायटी दी, जॉयज़ में भी वैरायटी दी है, सॉरोज़ में वैरायटी दी। एट द सेम टाइम फ्रस्ट्रेशंस के अंदर भी वैरायटी दी है, एग्नीज, और वो करैक्टर्स के जो पेन थे, दर्द थे, हिज़्नो मलाल था जो, उसके अंदर भी उसने वैरायटी पेश की है। एट द सेम टाइम फिज़िकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल क्राइसिस, और करैक्टर के जो फिज़िकल क्राइसिस थे, बैरूनी दुनिया के करैक्टर टू करैक्टर जो मसाइल थे, फिज़िकल जो सामने नज़र आते थे, सॉलिड जो मसाइल थे, क्राइसिस थे, उसकी भी डिटेल दी है, उसकी डिटेल और उसकी वैरायटी दी है। एट द सेम टाइम
इनर कन्फ्लिक्ट भी उसने शो किया है, कैरेक्टर के माइंड के अंदर क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी भी उसने एक नई वैरायटी पेश की है। क्लियर? ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने लिखा है कि सोफोक्लीज वाज मास्टरमाइंड, ही वाज अ टैलेंटेड पर्सन, और उसने कैरेक्टर्स बहुत अच्छे क्रिएट किए हैं। और कैरेक्टर्स क्योंकि बहुत अच्छे क्रिएट किए हैं तो कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर या मेजर कैरेक्टर जो टॉप कैरेक्टर है दैट इज सोफोक्लीज, ड्रामे का सेंटर। सोफोक्लीज भी नो डाउट उसने बहुत कद्दावर और एक्सीलेंट और पूरी वैरायटीज़ के साथ, पूरी रिचनेस के साथ उसने पेश किया है। लाजमी सोफोक्लीज ने पेश किया है ईडिपस को बनाकर। क्रिएटर तो सोफोक्लीज है ना। हम पहले राइटर की तारीफ कर रहे हैं कि राइटर ने बड़ा कमाल ड्रामा लिखा है और करैक्टर बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं और हीरो बड़ा अच्छा बनाया है। क्लियर? नॉट अ मैटर, कम है। मेजरमेंट ऑफ ईडिपस रेक्स एज अ ट्रेजिक हीरो अंडर एरिस्टोटल्स कंपस। अब हम ईडिपस रेक्स को पैमाइश करेंगे, देखेंगे, तोलेंगे, परखेंगे किस तरह से ट्रेजिक हीरो के तौर पर। कैसे परखेंगे? अंडर एरिस्टोटल्स कंपस, एरिस्टोटल की कंपस के ज़रिए, उसकी प्रकार के ज़रिए। एरिस्टोटल ने जो पैमाइश बताई है भाई ट्रेजिक हीरो इस तरह होना चाहिए, हमने वो एरिस्टोटल की कंपस उठा ली और मेजरमेंट करनी शुरू कर दी। भाई इसका बाजू पूरा है, इसका सर पूरा है, इसके कंधे वाकई बड़े हैं, क्या इसके अंदर ये क्वालिटीज़ जो एरिस्टोटल बता रहा है उसकी कंपस से चेक करेंगे। क्लियर? ईडिपस रेक्स को देखते हैं। Aristotle outlined the characteristics of an ideal tragic hero. Aristotle ने एक आइडियल ट्रेजिक हीरो के कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात बताई हैं। ट्रेजिक हीरो कौन सा होता है? ट्रेजिक हीरो ट्रेजिडी का हीरो होता है। ट्रेजिडी ड्रामे के हीरो को ट्रेजिक हीरो कहते हैं। ट्रेजिडी ड्रामे के अंदर हमेशा ट्रेजिक हीरो की डाउनफॉल होती है, उसके साथ ट्रेजिडी होती है, इसलिए उसको हीरो नहीं कहते, उसे ट्रेजिक हीरो कहते हैं। भाई इस हीरो के साथ ट्रेजिडी होनी है। अ ट्रेजिक हीरो मस्ट बी बेटर देन वी आर। अरिस्टोटल ने पहली बात ये की थी कि ट्रेजिक हीरो आम आदमी से बेहतर होना चाहिए, यानी कि आम आदमी कॉमन मैन अपनी जगह पर, लेकिन रॉयल बेरिंग जो लोग हैं, शाही ख़ानदान से हैं, वो दे आर बेटर देन द कॉमन मैन। उसने कहा जी करैक्टर वो सिलेक्ट करना है जो आला दर्जे का हो, आम आदमी से बेटर हो। अब आम आदमी से बेटर क्वालिटीज़ वाइज, क्वालिटीज़ के ज़रिए या स्टेटस के ज़रिए। अरिस्टोटल ने इस डिटेल को नहीं लिया। आ मैन हु इज़ सुपीरियर टू द एवरेज मैन इन सम वाई, किसी तरह से एवरेज मैन से वो सुपीरियर हो। डिटेल इज एज अंडर। अब उसकी पहली बात हमने अरिस्टोटल की ली। अरिस्टोटल की पहली कोट हमने लिखी कि पहली बात अरिस्टोटल ने कही कि क्या कही? एवरेज मैन से। आइए अब हम देखते हैं 3-4 पॉइंट्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं वेदर ईडिपस वाज बेटर देन एवरेज मैन और नॉट। इफ ही इज बेटर देन एवरेज मैन इट्स मीन दैट अरिस्टोटलियन मेजरमेंट इज ओके नाउ। Clear? In Oedipus' case, he is superior not only because of social standing, ना सिर्फ social standing में, माशरती लिहाज से वो बेहतर है, because he is a king, royal bearing है, not a common man, but also because he is intelligent and smart, बल्कि आम आदमी से ज़्यादा intelligent भी है and smart भी है। He is the only person who could solve the Sphinx riddle। तो आप देखें कि उसका बेटर देन एवरेज मैन होने का ये सबूत है कि उसने स्फिंक्स की रिडल को सॉल्व किया था। स्फिंक्स कौन थी? चेहरा वैमन का था, बॉडी लॉयन की थी। तो स्फिंक्स की रिडल का मतलब पहेली, स्फिंक्स ने पहेली डाली थी और उसने पहेली का जवाब दिया था। तो इट्स मीन दैट ही इज बेटर देन एवरेज मैन, इट्स श्योर। दूसरी चीज़ देखते हैं, ही इज़ बोल्ड इनफ टू थ्रेटन थेरेसिस। इतना बोल्ड है, एवरेज मैन से ज़्यादा बोल्ड है कि वो प्रॉफ्ट को भी थ्रेट कर देता है। जो वहाँ का उस वक्त का प्रॉफ्ट था और जिसे उस दौर में ग्रीक अपने पैगंबर कहते थे उसे प्रॉफ्ट, उसको उसने थ्रेट कर दिया विद डायर पेनल्टी, और
बड़े जुर्माने के साथ उसने कहा था कि बड़ी मुश्किल सज़ा देगा उसे, फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस दैट मे हार्म हिम एज अ किंग, कि वो इस तरह की अगर प्रेडिक्शन करेगा, इस तरह की कोई भी प्रेडिक्शन देगा, कोई पेशन कोई देगा जो किंग को हार्म पहुंचाएगी, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ज़बरदस्त किस्म की सज़ा दूंगा, प्राफ्ट को कहता है। तो ही इज़ बेटर देन एवरेज मैन दैट ही इज़ गिविंग थ्रेट टू अ प्राफ्ट। थर्ड बात, कैसे बेटर देन एवरेज मैन? ही इज़ हाईली सक्सेसफुल किंग, वो किंग सक्सेसफुल था। ही इज़ डिवोटेड टू हिज सब्जेक्ट्स, आवाम के साथ लायल था। रिगार्डिंग देम एज हिज चिल्ड्रन, और उन तमाम लोगों को अपना बच्चा समझता था, अपनी कौम को, अपनी आवाम को। एंड दे आल्सो एस्टीम एंड लव हिम, और आवाम भी उसको इज़्ज़त देती थी और मोहब्बत देती थी। फॉर देयर सेक, और उन लोगों के लिए, ही डिक्लेयर्स दैट ही विल फाइंड द मर्डर ऑफ देयर प्रीवियस किंग। उन्हीं लोगों की मोहब्बत में उसने कहा था कि वो उनके प्रीवियस किंग का कातिल तलाश करेगा, एंड पनिश हिम, और उसे पनिश करेगा। When he find he himself is the source and cause of the plague, जब उसको पता चला कि वो खुद ही उस प्लेग की वजह है, उस वबा बीमारी की वजह है जो थेब्स में आ चुकी है, he punished himself, उसने अपने आप को पनिश किया। यानी कि जब उसे पता चल गया कि वो खुद ही कातिल है प्रीवियस किंग का, तो उसने अपने आप को मार दिया। तो ये भी बेटर देन एवरेज मैन है, सुपीरियर देन एवरेज मैन है कि उसने हर तरह से अपनी आवाम के साथ ठहरा है। यहाँ पे दो दफा लिया है, when he finds he himself, ये सही है? When he finds, जब उसने तलाश कर लिया उसे, he himself is the source of, कि वो खुद ही सोर्स है। He himself, हाँ, not a matter, that is a sense। फोर्थ पॉइंट देखिए, ही इज़ अ लविंग फादर टू, वो लविंग फादर था। इन द एंड ही मेक्स अ पिटुअस अपील, और एंड पर उसने बड़ी पिटुअस तरस खाने वाली उसने रिक्वेस्ट की, टू कैरी ऑन टू लुक आफ्टर हिज डॉटर्स, कि वो उसकी बच्चों का ख्याल रखे, उसकी बेटियों का ख्याल रखे। इट्स मीन दैट ही इज़ बेटर देन एवरेज मैन, ही इज़ आल्सो अ वेरी गुड फादर। तो हमने 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया, एडिपस रेक्स वाज अ बेटर देन एवरेज मैन। तो अरिस्टोटल की ये बात पूरी हो गई। सेकंड बात क्या की है अरिस्टोटल ने? अरिस्टोटल कहता है, देन अरिस्टोटल सेज दैट अ ट्रेजिक हीरो सफर्स बिकॉज ऑफ हिज हामार्टिया। हामार्टिया प्रोनाउंसिएशन है हामार्टिया, हमार्शिया नहीं है। कुछ लोग आपको मिलेंगे मार्केट में जो फिर हमार्शिया कहेंगे, तो आपने उन्हें बताना है कि ये हमार्टिया है। कोशिश वो यही करेंगे कि वो आपको बताएं कि ये हमार्शिया है, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा एडवांस होगी। तो आपने उन्हें बताने की, करेक्ट करने की कोशिश करनी है। रो के घर ना जाना कि सानू फिलाने ने मारिया है, उन्हें कि हमार्टिया तो लड़ाई हो गई है। वाकई ऐसा हुआ था। मैं नया नया टीचर बना, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, तो एक बैच पढ़ाया था, नहीं एक बैच पढ़ाया था मेरे ख्याल में, या पढ़ा रहा था। इवनिंग टाइम में स्टूडेंट्स आ गए, एक स्टूडेंट आ गई नकाब वाली, बड़ी कद वाली। उसने कहा जी मुझे लिटरेचर पढ़ने का बड़ा शौक़ है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उसे एडम बीट पढ़ा दिया, एक नावल है एडम बीट, वो पढ़ा दिया। उसका एक कैरेक्टर है डोनी थॉर्न उसका नाम है। वो एट द सेम टाइम विलन भी है, एट द सेम टाइम हीरो भी है। मैं उस लड़के को 4, 5, 6 दिनों से पढ़ा रहा था कि ही इज़ आ विलन, ओके। अचानक 2 और लड़कियाँ आ गई, बड़ी फैशनेबल, बड़ी अच्छी सी, और उन्होंने बाल सर बड़े सेट किए हुए थे। उन्होंने कहा जी हमने भी पढ़ना है। मैंने कहा आज मैं आई वॉज रियली वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश हो गया जी, भाई 2 स्टूडेंट और आ गए हैं। मैंने उन्हें पूरा का पूरा नावल फिर पढ़ा दिया भाई, ताकि इन सबको साथ में डालो, और बड़े जोश में पढ़ाया मैंने। और पढ़ाने के बाद मैंने कहा भाई आप अब इस दरख्त के नीचे बैठ जाएं, अब मैं आपको टॉपिक देता हूं, आपने आपस में डिबेट करनी है। तो टॉपिक ये है, डोनी थॉर्न वाज अ विलन और ही वाज अ हीरो।
दैट इज द टॉपिक। आप उधर बैठ के डिबेट करें गुफ्तगू। अब मैं एक बड़ा मतलब जैसे वो बड़ा प्रोफेसर होता है उस मूड में मैं आप ठहर के उनको ये सजेस्ट करके और मैं कमरे में चला गया और मैं 3 घंटे मुसलसल पढ़ाता रहा था धूप में ठहर कर। एग्जॉस्ट हो गया था, गर्मियाँ थी, यही दिन थे बिल्कुल, जून की कोई एंड चल रहा था, वो ऐसा ही टाइम था, टाइम भी यही था तकरीबन कोई 4-5 बजे का, 6 बजे होंगे। तो मैं जी उनको बिठा गया। वो जो कद्दावर लंबी नकाब वाली लड़की थी जो पहले से पढ़ रही थी वो तो बड़ी डिटरमाइंड थी कि डोनी थान वाज अ विलन। उसके साथ उसकी एक सिस्टर भी होती थी खूबसूरत से, वो भी उसके साथ आती थी वैसे। तो मैं अंदर चला गया। तो थोड़ी देर के बाद मैं 5-10 मिनट पहले तो मुझे आवाज़ आती रही कि आर्गूमेंट हो रहे हैं और आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट के बाहर जो स्कॉलर बैठे आर्गूमेंट कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद तो ऐसे चीखों की 2-4 आवाज़ आई और मैंने उठकर फ़ौरन खिड़की में से जब झांका, विंडो में से देखा तो ऐसे मुर्गियों की तरह गर्दनें निकली हुई थी, दुपट्टे शुपट्टे उतरे हुए थे, नकाब शकाब हाथों में थे और वो लड़ रहे थे। और मैं बाहर निकला भागा और मैंने कहा ये क्या हो गया, और उनको रोका और जो उन्होंने छोड़ते नहीं थे और वो तो ऐसे मुर्गियों की तरह यूं गर्दनें उनकी ऐसे कुंडा बनी हुई थी पूरी की पूरी और उसे नोक निकाले हुए। तो वो एक दूसरे के दर पे हो गए थे कि डोनी थान वाज अ हीरो और दूसरी कहती कि डोनी थान तो विलन है। मैंने कहा या अल्लाह खैर। तो मेरे के अंदर भी वो प्रोफेसरी जो है ना थोड़ी सी महंत पड़ गई और मैंने कहा ये तो काम बड़ा ख़राब है। और पहली चोरी तो पहला फा, ये वही मिसाल है। तो फिर मैंने वो नकाब वाली तो बैठ गई, फिर नकाब वाली और मैं वो तो फिर नहीं दोबारा वापस, क्योंकि उनको कोई शायद खराशें ज़्यादा आई थी, वो कद्दावर ज़्यादा थी लड़की। तो खैर हम बाकी हम पूरे 4 महीने 5 महीने बैठ के उन दोनों लड़कियों के बड़े गिले करते रहे थे कि जी वो बड़ी गलत लड़कियां थी जो लड़ पड़ी हैं, क्योंकि वो मेरी पुरानी स्टूडेंट के साथ लड़ पड़ी थी। अब आप भी मार्केट में जाए तो कहीं पर आपको मिल जाए कोई बंदा वो कहे जी हमार्शिया, तो आपका नो दैट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज हमार्शिया। वो कहे नहीं जी नहीं, हमार्शिया किस जहल की बात पढ़ते रहे हैं आप। वो कहो तुम पता नहीं है तुम्हें एडवांस प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। और फिर बाद में पता चले कि आप लहूलुहान होकर घर पहुंच गए हैं कि हमार्शिया था कि हमार्टिया था। हम कह रहे थे कि हमार्शिया था ना, हमारे लिए हमार्टिया। The word hamartia has been, अरिस्टोटल कहता है ट्रेजिक हीरो के साथ जब ट्रेजिडी हो या वो सफ़र हो, जब मुसीबत में मुब्तला हो तो किस वजह से हो, हमार्टिया की वजह से। तो हमार्टिया क्या होता है, द वर्ड हमार्टिया हैज़ बीन ट्रांसलेटेड एज, हमार्टिया ग्रीक लफ्ज़ है। हमार्टिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है, एरर ऑफ जजमेंट कहा जा सकता है कि जजमेंट में कोई गलती, जजमेंट में कोई गलती, जैसा कि एडिपस ने जजमेंट में गलती थी, टेरेसिस ठीक कह रहा था, एडिपस की जजमेंट की गलती थी, उसने टेरेसिस को थ्रेट कर दिया। करियन को उसने गलत जज किया कि तुम मेरी सारी सल्तनत हथियाना चाहते हो, दैट वाज आल्सो एरर ऑफ जजमेंट। तो बाय मोस्ट क्रिटिक्स, बहुत सारे क्रिटिक्स तो कहते हैं दैट इज एरर ऑफ जजमेंट, बट अंडरस्टूड एज ट्रेजिक फ्लॉ बाय सम। कुछ लोग कहते हैं भाई हमार्टिया का मतलब जो हमें समझ आता है वो आता है ट्रेजिक फ्लॉ, ऐसी गलती, ऐसी कमज़ोरी, कमी जिसकी वजह से ट्रेजिडी हो जाए, उसे क्या कहते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ। ठीक है, ऐसी आयरनी जिसकी वजह से ट्रेजिडी हो जाए उसे कहते हैं ट्रेजिक आयरनी। ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ किसे कहेंगे, ऐसी गलती जिसकी वजह से ट्रेजिडी हो जाए। तो हमार्टिया को 2 लफ्ज़ों में ट्रांसलेट किया जा सकता है। हमार्टिया का मतलब एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, हमार्टिया का मतलब फलाह हो सकता है, हमार्टिया का मतलब
मिस्टेक हो सकती है, हमार्टिया का मतलब वीकनेस हो सकता है, दैट कैन बी द मीनिंग। ओके, तो अरिस्टोटल कहता क्या है, क्या कहता है अरिस्टोटल? ट्रेजिक हीरो वो होता है मतलब जिसमें हमार्टिया का अगर एलिमेंट पाया जाए उस स्टोरी में। नो, उसने कहा है कि ये लाजमी बात है, हीरो की ट्रेजेडी उसके हमार्टिया की वजह से होनी चाहिए। उसकी अपनी गलती की वजह से। शाबाश, वेरी गुड। हीरो की डाउनफॉल उसकी अपनी किसी कमजोरी की वजह से होनी चाहिए। अब ये पॉइंट ट्रेजेडी के अंदर, ट्रेजिक हीरो के अंदर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या इडिपस के अंदर कोई कमी कमजोरी है कि नहीं है। याद ना ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, हैब्रिस पढ़ा था, हैब्रिस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द डाउनफॉल ऑफ इडिपस रेक्स। प्राइड उसकी कमजोरी थी। आइए देखते हैं। However, it is difficult to say that his fortune befalls him because of some flaw in his character. बहरहाल ये कहना मुश्किल है कि करैक्टर की डाउनफॉल जो हुई है, जो हमारी इस इडिपस रेक्स ड्रामा के अंदर जो करैक्टर की, हीरो की डाउनफॉल हुई है, वो किसी फलाह की वजह से हुई है, और सम एरर ऑफ जजमेंट कमिटेड बाय हिम, या उसने कोई एरर ऑफ जजमेंट किया है, एरर ऑफ जजमेंट उससे हुआ है, उसकी वजह से हुई है। यानी कि अब हम ये कहते हैं कि अरिस्टोटल तो कह दिया कि ट्रेजिक फलाह होना चाहिए, कोई ना कोई हमार्टिया होना चाहिए, लेकिन हमें अब पूरा ड्रामा पढ़ के ये कन्फर्म नहीं होता कि वाकई उसी फलाह की वजह से ही इडिपस की ट्रेजेडी हुई है या किस्मत की वजह से उसकी ट्रेजेडी हो गई है। डिटेल इज एज अंडर। आइए हम देखते हैं क्या एरर ऑफ जजमेंट की वजह से ट्रेजेडी हुई या नहीं हुई। ठीक, इडिपस इज नो डाउट हैब्रिस्टिक। हैब्रिस्टिक, ये लफ्ज़ हैब्रिस्टिक आ गया तो 2-3 मरतबा ये क्वेश्चन है और लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया गया हैब्रिस्टिक, तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ आते हैं। हैब्रिस्टिक का मतलब है प्राइड। इडिपस हीरो के तौर पर कोई शक नहीं, वो प्राउड था, रैश था। रैश का मतलब क्या है? थॉटलेस, सख्त, रफ, यानी कि थॉटलेस तो हाँ, थॉटलेस का मतलब यानी पागल, सोच नहीं रखता था, बिना सोचे बगैर सोचे समझे किसी के ऊपर चढ़ जाना। अच्छा, रैश। एजी, एंग्री, एंग्री था, हर वक्त उछल पड़ता था। जंपी था, इरिटेबल, परेशान होने वाला था। जीलियस, जज्बाती था, जीलियस। ही इज़ आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस, अपनी जहानत पर बहुत ज़्यादा प्राउड था। एंड बिलीव्स दैट ही कैन फाइंड द आंसर टू एवरी प्रॉब्लम, और समझता था कि हर एक मसले का वो हल निकाल सकता है। एट मोर देन वन प्लेस, और कई जगहों पर। ही इज़ गिल्टी ऑफ विकेड वर्ड्स, उसने बहुत सारे गलत अल्फाज बोले हैं। हिज ट्रीटमेंट ऑफ खरियान इज़ फॉर फ्रॉम फेयर, और खरियान के साथ जो उसका मामू भी है, साला भी है, उसके साथ उसने ट्रीटमेंट जो की है वो फॉर फ्रॉम फेयर थी, यानी कि ना इंसाफ से कहीं दूर थी, ना इंसाफ़ी वाली ट्रीटमेंट थी। एंड ही इज़ अननेसेसरली रैश टू थेरेसिस, और थेरेसिस से वो गैर ज़रूरी हद तक क्या था? रैश था, सख्त था। Yet if we take this tragedy to the basic actions of incest, लेकिन अगर इस ट्रेजेडी को हम इंसेस्ट पर कंसीडर करते हैं, देखो दैट इज़ द क्वेश्चन कि इडिपस की ट्रेजेडी किस जगह पर हुई है। इडिपस की ट्रेजेडी क्या उस वक्त हुई है? आतका, मैं आपसे कह रहा हूँ, इडिपस की ट्रेजेडी उस वक्त हुई है जब इडिपस ने अपने फादर को कत्ल किया है और अपनी मदर के साथ उसने मेट किया है, वो ट्रेजेडी थी? या इडिपस की ट्रेजेडी लाइज वेयर ही ब्लाइंड्स हिमसेल्फ? अब आप डिसीजन करके बताएं इडिपस की असल ट्रेजेडी कहाँ पर है? जब उसने अपने फादर को कत्ल किया और उसके बाद। अच्छा, इसी बात को हम कह रहे हैं। येट इफ़ वी टेक द ट्रेजेडी टू द बेसिक एक्शन ऑफ इंसेस्ट एंड फैट्रिसाइड,
अगर हम समझते हैं कि ईडिपस की ट्रेजेडी वो वहाँ पर है जहाँ पर उसने इंसेस्ट किया। इंसेस्ट का मतलब ऐसे रिलेशन के साथ मेट करना जिस रिलेशन से आपका मेट ना बनता हो। बाप का बेटी के साथ, बेटे का माँ के साथ, ग्रैंडफादर का डॉटर के साथ, ग्रैंड मदर का ग्रैंड सन के साथ, तो ये रिलेशन क्या है? इंसेस्ट कहते हैं। कोई भी ये कम्प्लेक्स पूरे करेगा तो इसे इंसेस्ट कहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ईडिपस की ट्रेजेडी वहाँ पर है जहाँ उसने इंसेस्ट किया है, या वहाँ पर है जहाँ पर उसने अपने पैट्रिसाइड पेरेंट्स का कत्ल किया है, यानी कि बाप को मारा है, देन दीज फ्लॉज एंड एरर्स ऑफ ईडिपस आर क्वाइट इररेलेवेंट। फिर हम कह सकते हैं उसकी सारी एरर ऑफ जजमेंट जो है उसका कोई हिस्सा नहीं है उसकी ट्रेजेडी में। हम ये कह रहे हैं सिर्फ कि एरिस्टोटल कहता है कैरेक्टर के अंदर, हीरो के अंदर एरर ऑफ जजमेंट होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर हमार्टिया होना चाहिए। हमार्टिया की वजह से ही डाउनफॉल होनी चाहिए। इस पैराग्राफ में हमने ये कहा है कि हमार्टिया है कैरेक्टर में, बट वी आर नॉट श्योर कि इस हमार्टिया की वजह से डाउनफॉल भी हुई है कि नहीं हुई। अगर आप डाउनफॉल लेते हैं एट द एंड को, जहां पर ईडिपस प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी में आ गया, ब्लाइंड हो गया, अगर उसको आप ट्रेजेडी लेते हैं तो फिर तो हमार्टिया की वजह से ही ट्रेजेडी है कि ना ही वो इंक्वायरी करता, ना ही वो प्राउड होता, ना ही सॉल्वर ऑफ एवरी रिडल कंसीडर करता अपने आप को, ना ही रैश होता, ना ही टेरेसेस को जवाब देता, ना ही प्रोफेसीज होती, ना ही ट्रूथ की तलाश में जाता, और ना ही ट्रेजेडी होती। अगर आप ट्रेजेडी कंसीडर करते हैं एट द एंड को, अगर आप ट्रेजेडी एट द एंड को कंसीडर करते हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने कहा था, उसने कहा था उस वक्त तक आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपकी कोई चोरी नहीं हुई जब तक आपको पता नहीं चला कि आपकी चोरी हुई है। मिलोन रोज कहते हैं शेक्सपियर पढ़ाओ, वो कहते हैं जब तक आपका मोबाइल खो गया है आप उस वक्त मुतमईन बैठी रहेंगी जब तक आपको ये खबर ही नहीं है कि आपका मोबाइल खो गया है। आप तो मुतमईन है, फ्रेश है, ठीक है ना। तो जब तक के ईडिपस को पता ही नहीं है कि उसका एक्शन प्रीवियस क्या है, उसे क्या करके आया है वो, उस वक्त तो ईडिपस के साथ ट्रेजेडी हुई ही नहीं है। हाँ, अच्छा, अब हमने इस बात को क्लोज करें, ये बात डिबेट फैलती जा रही है। हमने ये कहा है ट्रेजिक हीरो के अंदर हमार्टिया होना चाहिए, और हमार्टिया की वजह से ही उसकी ट्रेजेडी होनी चाहिए। हमने कहा भाई हमार्टिया मौजूद है कि वो प्राउड था, ठीक है, वो प्राउड था, ये हमार्टिया मौजूद है उसके अंदर, लेकिन ये हमें श्योर नहीं हो रहा कि उसी हमार्टिया जो की वजह से डाउनफॉल भी हुई है कि नहीं हुई। हम ये कहते हैं चलो जी, अगर एंड को आप ट्रेजेडी मान लेते हैं, एंड को आप कहते हैं कि एंड जो है ब्लाइंड होना वो ट्रेजेडी है, तो फिर तो उसका हमार्टिया बिल्कुल ठीक है, ये बात भी पूरी हो जाती है हमारी। ब्लाइंड भी तो वो अपनी वजह से हुआ था, खुद ही उसने अपनी आंखों में वो, ठीक है, अपनी आंखों को खुद ही उसने ब्लाइंड किया था। तो अगर ये हमार्टिया, अगर उसकी ट्रेजेडी जो है वो पैट्रिसाइड और इंसेस्ट है, तो फिर ये सारी बातें इररेलेवेंट हैं। बहरहाल हमने सिर्फ ये प्रूव कर दिया कि हमार्टिया उसके अंदर मौजूद है। मेरा बेटा, सीधी सी बात है, अगर मेरी बातें सारी समझ नहीं आ रही तो इतनी बात याद रखें, अरिस्टोटल ने कहा था कि करैक्टर के अंदर, ट्रेजिक हीरो के अंदर हमार्टिया होना चाहिए, और इस जलील के अंदर हमार्टिया था। बस क्लियर जी, नहीं डिबेट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। On the other hand, it is Oedipus who declares a severe punishment for the murder of Leos. ये हम क्या पढ़ रहे हैं सारा? एरर ऑफ जजमेंट, यानी कि हमार्टिया पढ़ रहे हैं सारा का सारा, कि ईडिपस को तोल रहे हैं कि उसमें हमार्टिया है या नहीं है। तो ईडिपस ने डिक्लेयर किया सवियर पनिशमेंट, सख्त तरीन पनिशमेंट दी फॉर द मर्डर, कातल के लिए,
ऑफ लियास के, एंड आल्सो सेज दैट ही विल अवॉर्ड द पनिशमेंट इवन टू हिमसेल्फ, और उसने साथ ये भी कहा कि वो ऐसी पनिशमेंट अपने लिए भी मुकर्रर करता है इफ़ ही इज़ द गिल्टी पर्सन, अगर वो गिल्टी हुआ, अगर वो मुजरिम हुआ। मोर ओवर इडिपस नीडल्स टेरेसिस बाय मेकिंग फन ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, और मज़ीद ये कि एरर ऑफ जजमेंट ये है कि उसने टेरेसिस को नीडल किया, उसको उंगली की, टेरेसिस को उसने सुई दी, ठीक है, उसकी हिप पर सुई डाली है कि हाँ अभी खड़ा हो तुम, और टेरेसिस दोनों हाथों के साथ खड़ा हो गया, दोनों टांगों के साथ। उसने उसको जब नीडल किया और उसका फन बनाया कि वो अंधा है और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है, एंड दिस लीड टेरेसिस टू फोरकास्ट, इसी नीडल करने की वजह से ही उसने फोरकास्ट की, उसने पेशन गोई कही। किसने की? टेरेसिस ने। दैट इडिपस विल आल्सो बिकम ब्लाइंड एंड विल लीव थेब्स लाइक अ हेल्पलेस बेगर, कि इडिपस वो ब्लाइंड हो जाएगा एट द एंड, और वो थेब्स को विल लीव थेब्स लाइक अ हेल्पलेस बेगर, और वो थेब्स को छोड़कर जब जाएगा तो वो एक हेल्पलेस बेगर की तरह जाएगा। ओके, ये एरर ऑफ जजमेंट क्या है उसकी इस पैराग्राफ में, कि उसने टेरेसिस को सही जज नहीं किया। क्लियर? इतनी सी बात की है। और उसे पनिशमेंट जो दी है अवाम को दी है, उसने अपने आप को भी वही पनिशमेंट दे दी, ये भी एरर ऑफ जजमेंट है। One may say that Oedipus commits the fundamental mistake of thinking himself equal to the gods. कुछ क्रिटिक कहते हैं कि ईडिपस ने एक बड़ी गलती ये की, उसके अंदर एक फंडामेंटल मिस्टेक ये थी कि उसने सोचा समझा अपने आप को कि ही इज़ इक्वल टू गॉड्स, कि वो भी देवताओं जैसा है, एंड ऑफ बीइंग एबल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, और उसने कंसीडर किया कि वो हर मसले का हल तलाश कर सकता है। In that case, the tragic flaw is that Oedipus became arrogant or hubristic. तो इस तरह से Oedipus की एरर ऑफ जजमेंट ये है कि वो प्राउड हो गया, वो एरोगेंट, वो तकब्बुर वाला हो गया। क्लियर? तो एरर ऑफ जजमेंट क्या आया यहाँ पर एक और पॉइंट में, कि Oedipus ने अपने आप को इक्वल टू गॉड समझा, तो दैट वाज द एरर ऑफ जजमेंट, दैट वाज द हामार्टिया ऑफ Oedipus. Oedipus हैज़ मैनी फ्लॉज, Oedipus के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, गलतियां हैं। अगर हम हामार्टिया का मतलब ट्रेजिक फ्लॉ लेते हैं तो कौन कौन सी गलतियां हैं? Oedipus हैज़ मैनी फ्लॉज, उसकी बहुत सारी फ्लॉज हैं, कमज़ोरियाँ हैं। फ्लॉ का मतलब असल में इनबिल्ट कमज़ोरियाँ होती हैं। प्राइड है, स्टबबोर्ननेस है, ज़िद्दी है, उसके बाद जी पैरोनिया है। पैरोनिया का मतलब होता है फेयर या मिसट्रस्ट होना। ये पैरोनिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में बाज़ औक़ात, तो लफ्ज़ ज़हन में बिठा लें। पैरोनिया, फेयर, मिसट्रस्ट, कि किसी चीज़ पर मिसट्रस्ट होना। किस चीज़ पर मिसट्रस्ट था Oedipus को, बताएं। क्या सर इसका मतलब क्या? फियर? हाँ, मिसट्रस्ट। Oedipus के अंदर किस चीज़ के बारे में मिसट्रस्ट था? मिस्टर्स मीन यकीन ना होना। 5 रुपये दूंगा। सर उसको इसी बात पे था कि वो अपने पेरेंट्स की औलाद है कि नहीं है बस। ये भी अच्छा पॉइंट है। और तो किसी चीज़ पे ओरेकल पर मिसट्रस्ट था उसे, ओरेकल पर मिसट्रस्ट था और प्रोफेसी के पूरे होने का खौफ था। पैरोनिया उसके अंदर था, ठीक है। एंड रेथफुल टेम्पर, और Oedipus का टेम्पर जो था रेथफुल टेम्पर था, बहुत गुस्सीला उसका मिजाज था। दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन दैट डू एनी ऑफ दीज एजुकेटली जस्टिफाई हिज हॉरिबल डेस्टिनी। लेकिन ये बहरहाल फिर भी क्वेश्चन है कि उसके इस गुस्सीले होने की वजह से या खौफ की वजह से या प्राइड की वजह से ही उसकी हॉरिबल डेस्टिनी हुई, यानी कि उसकी ट्रेजेडी हुई या नहीं हुई। अब मैं क्वेश्चन हर जगह पर रखता गया हूँ कि दैट इज़ नॉट श्योर कि ट्रेजेडी इसी वजह से हुई है उसकी।
लेकिन इसका बेसिक क्वेश्चन फिर वही बनेगा कि ट्रेजेडी लाइज इन इंसेस्ट एंड पैट्रिसाइड और ट्रेजेडी लाइज इन द डाउनफॉल ऑफ इडिपस रेक्स एट द एंड ऑफ ड्रामा। ट्रेजेडी आप रखते कहाँ पर हैं, किस जगह पर ट्रेजेडी आप महसूस करते हैं, आप किस जगह को कंसीडर करते हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की असल डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ट्रेजेडी लाइज, वेयर ट्रेजेडी लाइज, ट्रेजेडी कहाँ होती है, जहाँ पर इंसान जानता है और डाउनफॉल हो जाती है वो ट्रेजेडी होती है, या जहाँ पर वो ऐसा काम करता है जो कि रिचुअल राइट्स और प्रेजेंट माइंडसेट के खिलाफ होता है। सर सेकंड में, क्योंकि सर फर्स्ट वाली ऑप्शन में तो उसको पता ही नहीं है इस चीज़ फर्स्ट का। वाले ऑप्शन में इंसेस्ट और पैट्रिसाइड में नहीं है। लेकिन सर उसको नहीं पता इस चीज़ का, इसलिए ट्रेजेडी नहीं है। फिर वो एंड में जब उसको सब कुछ पता चलता है फिर ये ट्रेजेडी कहलाती है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए अगर ओवरऑल तो ट्रेजेडी उसी जगह पे है फर्स्ट वाली ऑप्शन में। लेकिन उसको क्योंकि इस चीज़ का नहीं पता, जब उसको पता चलता है तो फिर जो ट्रेजेडी है ना वो एंड के ऊपर जो हम फिर वही तो क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके चलें, कंफ्यूज रहें। इस पॉइंट को लेकर कंफ्यूज ही रहें तो ठीक है। आइए, हमने देखा एरर ऑफ जजमेंट। हमार्टिया में हमने एक टॉपिक एरर ऑफ जजमेंट कंसीडर किया। हमार्टिया में एक टॉपिक हमने ट्रेजिक फ्लॉ डिस्कस किया। हमार्टिया में एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि इडिपस ने मिस्टेक कौन सी की। अगर हमार्टिया का मतलब एरर ऑफ जजमेंट है या ट्रेजिक फ्लॉ है, अगर मिस्टेक है तो, अगर मिस्टेक है तो थर्ड पॉइंट। हाँ, साथ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक हमार्टिया आ ग्रीक वर्ड, हमार्टिया एक ग्रीक लफ्ज़ है, दैट इज़ मिस्टेकनली ट्रांसलेटेड एज ट्रेजिक फ्लॉ, जिसको गलती से हमने ट्रांसलेट कर दिया कि इसका मतलब ट्रेजिक फ्लॉ होता है, बट रियली मीन्स मिस्टेक, लेकिन असल इसका मतलब है मिस्टेक, गलती। इडिपस मिस्टेक, इडिपस की मिस्टेक है किलिंग एन ओल्ड मैन एट द क्रॉस रोड्स, कि एक बूढ़े आदमी को मारना ये उसकी मिस्टेक है, जबकि उसे पता है कि उसने अपने बाप को कत्ल करना है, तो उसे बूढ़े आदमी को कत्ल करने से अवॉइड करना चाहिए था। दैट इज़ हिज मिस्टेक। Even he knows that he will kill his father and he marries an old woman. Even he knows that he will marry his mother. और इसने अपनी माँ, इसने एक बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली, जबकि वो जानता था कि उसने अपनी माँ से शादी करनी है। ये एक प्रोफेसी हो चुकी है, पेशन गोई हो चुकी है। हालात बड़े ख़राब हैं बेटा, आपने ये ड्रामा नहीं पढ़ा, इस ड्रामे में हालात बड़े ख़राब हैं। टोटे टोटे तुम सुन रही हो। हर थोड़ी देर के बाद तुम शॉक हो जाती हो कि ये नई बात आ रही होती है हर बात में। तो मैं कह रहा हूँ हालात बड़े ख़राब हैं इस ट्रेजेडी में। आइए जी, हमने अरिस्टोटल के 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट था, बताएं बेटा। राइट नहीं, जजमेंट पहला पॉइंट अरिस्टोटल का बेटर देन एवरेज मैन होना चाहिए। बेटर देन एवरेज। दूसरा पॉइंट था हमार्टिया होना चाहिए। तो क्या इडिपस में हमार्टिया है? हमार्टिया को अगर आप एरर ऑफ जजमेंट के तौर पर ट्रांसलेट करें, या ट्रेजिक फ्लॉ, या मिस्टेक, तीनों सूरत में हमार्टिया मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात है 3rd नंबर पर। In Aristotle's views, at the same time, our tragic hero must bring to mind both pity and fear. ये बहुत बड़ा सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन, ये ओवरऑल, ये पार्ट 2 में भी आपके साथ रहेगा। ये एक बड़ी लंबी डिबेट है ये हमारी, ठीक है। और इससे आपको सीखने का इतना मौका मिलेगा, जहन के सारे दरीचे खुल जाएंगे और साथ सारे पेज भी खुल जाएंगे जो टाइट हुए हैं। जाके डिग्री मिलेगी। और डिग्री मज़े की बात है उस वक्त मिलती है जब डिग्री की ज़रूरत नहीं रहती। बंदा खुद ही इतना स्कॉलर हो जाता है, कहते हैं यार डिग्री को लेकर क्या करना है। इन अरिस्टोटल्स व्यूज़, अरिस्टोटल के मुताबिक, एट द सेम टाइम आवर ट्रेजिक हीरो मस्ट ब्रिंग टू माइंड बोथ पिटी एंड फेयर। अरिस्टोटल कहता है कि करैक्टर की डाउनफॉल से ऑडियंस के अंदर पिटी एंड फेयर पैदा होना चाहिए। पिटी मीन
तरस रहम पैदा होना चाहिए, ऑडियंस रहम महसूस करें कि हाय इस करैक्टर के साथ क्या हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पिटी महसूस करें ऑडियंस। और फिर इस चीज़ से डरें कि कहीं ऐसी पनिशमेंट उन्हें ना मिले, कहीं ऐसा इंसिडेंट उनके साथ ना हो जाए। इबरत पकड़ो। बस इबरत वाली बात भी है अरिस्टोटल में, लेकिन ईडिपस में इबरत वाली नहीं है, क्योंकि इसमें चॉइस नहीं है ह्यूमन बीइंग के पास, बस डेस्टिनी ही डेस्टिनी है। बस वो अल्लाह तौबा करे कि ऐसा ना हो। एंड अरिस्टोटल क्लेम्स दैट द बेस्ट वे टू डू दिस, अरिस्टोटल कहता है पिटी एंड फेयर पैदा करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, दिस इज इफ द हीरो इज इम्परफेक्ट। अगर हीरो इम्परफेक्ट हो, हीरो के अंदर सारी क्वालिटीज़ वो कहता है होनी चाहिए, लेकिन एक हमार्टिया भी होना चाहिए, उसी हमार्टिया की वजह से डाउनफॉल, और उसी हमार्टिया की वजह से जब डाउनफॉल होगा तो फिर पिटी एंड फेयर पैदा हो गई। ठीक है। अ कैरेक्टर विद द मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल इज मोर फोर्सफुल। अरिस्टोटल कहता है कैरेक्टर जो है गुड एंड इवल का कम्बिनेशन होना चाहिए, वो ज़्यादा ताकतवर होगा पिटी एंड फेयर पैदा कराने के लिए। देन अ कैरेक्टर हु इज़ मैरली गुड, बजाय इसके कि एक कैरेक्टर मैरली गुड हो। अगर एक कैरेक्टर मैरली गुड होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, कोई गलती उसमें नहीं होगी, अगर उसकी डाउनफॉल हो गई तो लोग पिटी एंड फेयर ना करें बल्कि जस्ट को रिकॉल करेंगे, इंसाफ मांगेंगे कि इस कैरेक्टर के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, वो कहेंगे, पिटी एंड फेयर फील नहीं करेंगे। अगर वो कैरेक्टर बुरा होगा तो लोग क्या फील करेंगे, लोग कहेंगे इंसाफ हो गया है, विलन के साथ ऐसा होना चाहिए था, ये गजनी था, गजनी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। देखिए ना फिल्म, हाँ, गजनी नहीं देखी तो क्या देखा आपने? अच्छा जी। तो एंड इडिपस इज फॉर फ्रॉम परफेक्ट। तो हम ये देखते हैं कि अरिस्टोटल की ये बात भी सच्ची साबित हो जाती है, और देखते हैं जब हम कि ईडिपस भी दूध का धुला नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। कैसे? आल्दो अ क्लेवर मैन, गो के वो बहुत चालाक आदमी था, ही इज़ ब्लाइंड टू द ट्रूथ, गो के बड़ा एक्टिव क्लेवर आदमी था। कौन? लेकिन फिर भी हक़ाइक़ से, ट्रूथ से वो ब्लाइंड था। एंड इनफ्लेक्सिबली रिफ्यूज़ेस टू बिलीव थेरेसिस वार्निंग्स। और उसके अंदर एक फला ये भी है, उसके इम्परफेक्शन ये भी है कि उसने टेरेसिस की वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया था। अब हमने ये बताया है एक के अंदर कि हाँ ईडिपस भी इम्परफेक्ट था, गो के समझदार था, चालाक था, लेकिन ट्रूथ से वाकिफ़ नहीं था। और उसके बाद वो इनफ्लेक्सिबल था, लचकदार नहीं था कि टेरेसिस की वार्निंग को एक्सेप्ट कर सके। Although he is a good father, गो के अच्छा बाप था, he unwittingly fathered children in incest, लेकिन ना जानते हुए उसने बच्चे पैदा किए, fathered children यानी कि बच्चे पैदा किए उसने in incest, अपनी माँ से बच्चे पैदा कर लिए। रिजल्टिंग, बेटा मैंने कहा हालात बड़े ख़राब हैं, ना परेशान हो। रिजल्टिंग पिटी एंड फेयर इज एज अंडर, और फिर रिजल्ट के तौर पर पिटी एंड फेयर एज अंडर सामने आ गया है। तो अब आपने देखा अरिस्टोटल ने कहा है कि इम्परफेक्ट हो, हमने देखा कि वो समझदार है लेकिन सच से वाकिफ़ नहीं है, इम्प्योरिटी हो गई, इम्परफेक्ट हो गया। हमने देखा कि इनफ्लेक्सिबल है, तो ये भी इम्परफेक्ट हो गया, यानी कि इनफ्लेक्सिबल इंसान को होना चाहिए। हमने देखा कि बहुत अच्छा फादर है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो उसके भाई भी हैं एट द सेम टाइम, उसकी बहनें भी हैं, उसकी बेटियां उसकी बहनें भी हैं। तो ये चीज़ देखकर हम कहते हैं कि वो इम्परफेक्ट कैरेक्टर है, और इसी वजह से जब उसकी डाउनफॉल होती है तो आवाम रोती है, धाड़े मारती है। क्लियर? ओके जी। फर्स्ट, अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि
ये जो ट्रेजिक हीरो है इसको देखकर हम पिटियन फेयर महसूस करते हैं। अगर हम इडिपस रेक्स कैरेक्टर को डिफरेंट स्टेज पर देखकर पिटियन फेयर महसूस करते हैं अगर एज अ ऑडियंस, तो इसका मतलब है अरिस्टोटल की ये बात भी इडिपस रेक्स में मौजूद है कि इस ड्रामा का हीरो पिटियन फेयर कराता है। इस पिटियन फेयर को कंबाइन करके ग्रीक वर्ड कैथारसिस का नाम दिया गया है। क्लियर? ये इडिपस सर हीरो है। हीरो है। पिटी एंड टेरर आर अरोज्ड बाय द फैक्ट दैट, पिटी और टेरर उस वक्त सामने आते हैं इस हकीकत से दैट इडिपस एफर्ट्स टू अवॉइड लिविंग विद हिज पेरेंट्स, इडिपस का अपने पेरेंट्स से अलग रहने की जो कोशिश थी, ब्रिंग हिम टू हिज रियल पेरेंट्स, ये उसे अपने असल पेरेंट्स की तरफ ले आती है। वो चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स से दूर रहे और वो अपने सो कॉल्ड पेरेंट्स से भाग जाता है और अपने असल पेरेंट्स के पास आ जाता है। होम ही माइट अदरवाइज हैव नेवर मेट, अदरवाइज वो कभी भी उससे ना मिलता। तो हमें ये चीज़ से क्या महसूस होता है, जब वो अवॉइड कर रहा होता है अपने पेरेंट्स से मिलने से और वो अपने असल हकीकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स तक पहुंच जाता है और वो प्रोफेसी पूरी कर देता है जो कि ओरेकल ने की होती है, तो हमें वहाँ पर क्या महसूस होता है? पिटी एंड फेयर महसूस होता है कि हाय हाय ये क्या हो रहा है, ये ना होता, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो। अदर इंस्टेंसेस आर ऑफ आयरनी दैट प्रोड्यूसेस पिटी एंड फेयर, कुछ और मिसालें आयरनी की हैं, यानी कि मामलात के उलट होने की कुछ मिसालें हमारे सामने आती हैं, तो वहाँ पर भी पिटी एंड फेयर महसूस होता है। जैसा कि द एफर्ट्स ऑफ जुकास्टा एंड कोरिन्थ मैसेंजर टू ईज इडिपस फेयर्स, के जुकास्टा की और कोरिन्थ मैसेंजर की बारी बारी ये कोशिश कि वो इडिपस को मुतमईन करें और आसान करें, इस खौफ से छुटकारा दिलवाएं कि वो फादर को कत्ल करेगा या वो मादर के साथ इंसेस्ट करेगा, इस चीज़ से छुटकारा दिलाने की जो कोशिश थी, इनक्रीज हिज ट्रबल मोर, उन्होंने छुटकारा पाने की कोशिश में उसे जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी उससे इडिपस के मसाइल और बढ़ गए। जुकास्टा ने उसने कहा तुम ऐसे ही प्राफ्ट की बात से परेशान होते हो, लो प्राफ्ट ने तो बहुत पहले कहा था मेरा एक बच्चा होगा जो कि अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ के साथ मेट करेगा, कहाँ हुआ है वो तो हुआ ही नहीं है। और वो मेरा जो हस्बैंड है वो अपने बेटे के हाथों मरा ही नहीं है, उसको तो फिलहाल जगह पर एक काफिले ने मारा है और वो क्रॉस रोड था। वो कहते कौन सा क्रॉस रोड? वो कहते वो क्रॉस रोड। वो कहते मैंने भी वहाँ पर एक आदमी को मारा था, मुझे ये बताओ लिहाज लगता कैसा था? उसने कहा तुम्हारे जैसा लगता था। तो मुश्किल और बढ़ गई, क्यों हो, इसका मतलब है ये तो काम लगता है मैं ही करके आया हूँ। और मैसेंजर जो आया था कोरिन्थ से, उसने आकर बताया था भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी माँ के साथ मेट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस माँ से मेट करने से तुम डर रहे हो वो तुम्हारी माँ है ही नहीं। तो उससे उसे और मुश्किल बढ़ गई, अगर वो मेरी माँ नहीं है तो इसका मतलब मैं जहाँ ठहरा हुआ हूँ यहाँ मेरी माँ है। ठीक है, फेयर्स, अच्छा जी ये ओके, ये हो गया। द थेबियन शेफर्ड, वो तो ट्रेजिडी में चली गई, पिटी एंड फेयर में चली भी गई है वो, देखो अफसोस हो रहा है। द थेबियन शेफर्ड, और थेब्स का जो शेफर्ड था हु टुक पिटी ऑन चाइल्ड इडिपस एंड सेव्ड हिज लाइफ, थेबियन शेफर्ड ने जिस तरह इडिपस को पर तरस खाया था और उसको छोड़ दिया था, उसकी ज़िंदगी बख्श दी, इज़ नाउ फाउंड टू हैव डन द ग्रेटेस्ट क्रुएल्टी टू हिम। तो हमें पिटी फील होती है वहाँ पर कि उस वक्त जब उसने इडिपस को ज़िंदा छोड़ दिया था तो उसने दुनिया का बहुत बड़ा जुल्म किया था, तो वहाँ पे हमें पिटी फील होती है। मुख्तलिफ जगहों पर पिटी एंड फेयर महसूस हो रहा है। मुझे पिटी एंड फेयर से हमेशा ये बात याद आ जाती है, वो हुमा लड़की है, वो सीनियर आपकी हमारी स्टूडेंट है, एम इंग्लिश मेरे पास करके गई है, तो वो उसकी अम्मी हुमा की और उसकी दादी वो सारा दिन इकट्ठे बैठ कर लूडो खेलते रहते हैं।
यानी कि सास और बहू बहू। हुमा खुद भी मतलब 35-40 साल की है, तो उसकी अम्मी और उसकी दादी जो है ना बैठ के बड़ी अच्छी दोस्त लूडो खेलती रहती है और कहती है एक दिन हमने तेरे नाम फिल्म लगा ली और कहते सर हम तीनों मिलके वो रोए हम साए आ गए कहते हैं मेरी दादी रोए जाए और हम धाड़े मारे जाए हम जैसे ऐसे हो गया। कहती है सर हमें पता नहीं चला, ऐसे हो गया जैसे हमारे घर में कुछ फौतगी होगी। अम्मा भी मेरी रोए जाए, मैं भी धाड़े मारे जाऊँ, हाय हाय, और हम एक दूसरे को देख कर और ज़रा रोए जाए। पूरा कमरा गूंज रहा था। कहते हम शायद छतों पर चढ़ाए किनारों पर के क्या हो गया। कहते हम बाहर निकल के हम पजल हो गए कि ये क्या कर दिया हमने, पागली मारी है हमने तो ये ड्रामा ऐसी पीटीएन फेयर भी मे भी उस वक्त भी कराता हो। ये ड्रामे को देखकर हो सकता है ऑडियंस की पता नहीं क्या सूरत हाल हो उस वक्त जब ग्रीक कब यानी कि 2500 ईयर्स बिफोर की बात है जब ये ड्रामा लिखा गया है। उस वक्त कम से कम 50,000 लोगों के बैठने की जगह थी स्टेज के अंदर, और इतना कमाल स्टेज बना हुआ था। उसके चारों तरफ से सीढ़ियों के ऊपर इनगेडल करके उन्होंने जिस तरह से ड्रामा का वो थिएटर बनाया हुआ था, दैट वाज रियली एक्सीलेंट। और वहाँ बैठ के जब वो इस चीज़ों को देखते होंगे, एंजॉय करते होंगे, बिकॉज दैट वाज आल्सो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल। दैट वाज द टीवी न्यूज़, एवरीथिंग वाज दैट। यहीं गेट टुगेदर होते थे लोग, यहीं पर इंफॉर्मेशन लेते थे। न्यू से न्यू उन्हें डिस्कवरीज यहीं से मिलती थी, न्यू से न्यू फिलासफीज भी यहीं से उन्हें डिलीवर होती थी। तो वहाँ बैठ के जब वो कैथारसिस करते होंगे ग्रीक हैं, कैसे लगते होंगे। और आज से 50 साल बाद हमारे बच्चे कहेंगे हमारी दादी अम्मा वहाँ जाके एक भुट्टा साहब के पास सामने बैठ के किताब में पढ़ा करती थी लाइन टू लाइन। कैसी लगती होंगी, बेवकूफ़ नहीं लगती होंगी उनकी रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं, हमें इतनी हंसी आती है। वहाँ पर लोग अफसोस कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, ठीक है। और उस वक्त वो जो बुड्ढा हनी सिंह है उसको लोग पसंद करते थे, वो कहेंगे, ठीक है। वो बुखाली बातों से ही लोग खुश हो जाते थे, उसकी प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता था। लोग फिर यूँ करेंगे ना 50 साल बाद 50 साल के बाद तो बुड्ढा हनी सिंह हो जाएगा ना। मैंने कहा अपने बुड्ढा हनी सिंह तो जिस तरह आज हम ग्रीक को देखते हैं, ग्रीक से लेकर 19वीं सदी तक का दौर बहुत स्लो है। जितना सफ़र ग्रीक से लेकर 19वीं सदी तक हुआ है, 19वीं सदी के बाद तो इतना सफ़र हर 5-7 सालों के अंदर हो जाता है। अब ये सफ़र जितना पहले सदियों का सफ़र था, वो सदियों का सफ़र डेज़ पर आ गया है। हम प्रोग्रेस डे बाय डे कर रहे हैं, यानी कि सालों की प्रोग्रेस अब हमारे दिनों के ऊपर आ रहा है। आप अपनी लाइफ में देख लें, जितना नॉलेज आप एवरीडे गेन करते हैं, आप एवरीडे जितना नॉलेज गेन करते हैं, हम न्यूज़ के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, नेट के ज़रिए, जितना इन्फॉर्मेशन हम एक दिन में गैदर करते हैं, लोग इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उनको कम से कम 2 ईयर्स चाहिए, जितनी आप एक दिन में गैदर कर लेते हैं। अभी भी हमारे दोस्त पुराने मिलते हैं, ओ जी अज दे की पढ़ाइयां ने, पढ़ाई तो साढ़े दौर दी होंदी सी, मैट्रिक पास बंदा उस दौर दा, आज तो थोड़े MA वाला भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ओए मैं के तुम्हारा उस वक्त का जो MA का है ना, आज हमारा 3 क्लास का बच्चा उसका मुकाबला करता है। और इतनी एक्टिव लाइफ हो गई है और इतना मतलब जदीद नॉलेज हो गया है। और आइंदा 50 सालों के बाद तो नॉलेज की शेप बदल जाएगी, सूरत बदल जाएगी, ठीक है। हमारे रिकॉर्डिंग्स तो ऐसी पड़ी होंगी जैसे वो मुकेश और जैसे वो कहती है आपकी रिकॉर्डिंग ऐसी पड़ी होगी जैसे पुराने रेडियो पड़े होते हैं घरों की छतों के अंदर वो पुराने रेडियो दिए होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सुराख बंद करने के तो हमारी रिकॉर्डिंग भी ऐसी होंगी। कोई ना कोई ऐसा बंदा कोई ज़रूर होगा फिर भी जो पुराने ख्यालात का खपत होगा, जिसे लोग उसे कहेंगे ये बीमार आदमी है बेचारा, ये वो पुरानी चीज़ें ढूंढता रहता है काट कबाड़। वो हमारी कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा यार, वो कहेगा ये बातें बड़ी अच्छी हैं और बड़ी सच्ची हैं, और लोग कहेंगे ये अच्छी और सच्ची नहीं है, ये बातें बड़ी पुरानी है और इनका याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है
जैसे आज कोई कहे जी मैंने सुना है मुकेश को सुनना है, मुकेश का गीत किस किस ने सुना हुआ है? सुना है आपने? नहीं, ये नहीं सुनते, ये मुकेश वाले इनके मुंह नहीं है। सर मैं सारे ओल्ड सॉन्ग है मेरे पास। मुकेश का एक गीत सुना दो, मैं 10 रुपये अभी सेफ से निकाल के दूंगा। एक गीत का एक बोल सुना दो मुझे मुकेश का। सर मुझे पर ये नहीं पता ना मुकेश मतलब है कौन, पर मैं पुराने गाने सुनती हूँ। हाँ जी, आप सर, मेरे सुना। सेल फोन में नहीं, मुश्किल है। हाँ मेरे पास तो पूरे मेरे एल्बम सारा है ही पुराने गाने, लता मुकेश और इनके। अब मुझे ये सर मैं आपको बताती मुझे हूँ, लगता है लता- नहीं, सर, नहीं। अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ, लता और मुकेश का गाना वो नहीं है सर, महबूब मेरे महबूब। ना, ये नहीं है। सही सर वो होगा दिल में सितारों का संगम। नहीं, वो भी नहीं है। सर वो मुकेश का है, लता और मुकेश लिखा हुआ है मेरे सर में। नहीं, और मुकेश का गाना वो है, लूटो ना इस तरह मुझे दौराहे पे लाके, आवाज़ ना दो फिर एक नई राह दिखा के, संभला हूँ मैं गिर गिर के मुझे फिर न गिराओ, भूली हुई यादों मेरे सबसे अच्छा पास ना आओ, अब चैन से रहने दो मुझे। ये है मुकेश हैं। अब जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुने को कहेंगे ये यार टीचर ठीक नहीं है, ये गीत गाता है। वो गीत ही तो सारा दिन पढ़ाता हूँ, तो गीत नहीं गाऊंगा तो और क्या करूँगा। आइए जस्टिफिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये था मुकेश। फिर हम उस दौर के मुकेश होंगे। अभी जिंदा तो नहीं है ना सर? नहीं, जिंदा नहीं है, घबराए नहीं, ये इसको आपको नहीं सुनना पड़ेगा। अच्छा जी, हमने एक बात कर ली। एट द एंड व्हेन वी सी आईलेस इडिपस, और आखिर में जब हम आईलेस आँखों के बगैर वाला इडिपस देखते हैं, लिविंग थेब्स, जब वो थेब्स को छोड़कर जा रहा है, वी बिकम फुल ऑफ पिटी एंड टेरर, तो हम मुकम्मल तौर पर पिटी एंड टेरर के अंदर डूब जाते हैं। अच्छा, आइए इस एक पैराग्राफ पर, जब मैंने ये बुक पब्लिश की है, इस एक पैराग्राफ पर पूरा एक सवाल उठा दिया गया है। ठीक है, आइए मैंने इस एक पैराग्राफ के अंदर पूरा ड्रामा कंपैक्ट कर दिया और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ डिसीजंस हैं हमारी डिबेट इसमें कंक्लूजन को पहुंचती है। इडिपल गिल्ट, देखो बेटा, इडिपस ने सोफोक्लिस ने इडिपस रेक्स नियर अबाउट 450 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट लिखा था। ठीक है, और 19th सेंचुरी के अंदर आया था सेगमेंट फ्राइड। ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट और बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था। उसने आकर ये डिटरमाइन किया था कि हर इंसान के अंदर 2 कम्प्लेक्स होते हैं, इडिपल कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। हर बेटी फादर के साथ मेट करना चाहती है, जब वो फादर के साथ मेट नहीं कर पाती, फादर के साथ सेक्स नहीं कर पाती, तो उसका अल्टरनेट वो अपने भाई को देखती है। इसीलिए आज भी हमारे दौर के अंदर बेटी और बाप की लगन बहुत मशहूर है। बेटी और बाप का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बाप बाहर से आएगा तो फ़ौरन सारे शापर, थैले, शॉपिंग सारी बेटी को आवाज़ देकर उसके हैंड ओवर करेगा, और बेटी भागती हुई आएगी, मेरे अब्बू आ गए, मेरे अब्बू आ गए, कहेगी। और अगर बाप नहीं है तो वही फेस वो भाई के अंदर देखेगी। तो इसे हम कहते हैं दैट इज़ अ इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, कि हर बेटी बाप के साथ मेट करना चाहती है, उसका अल्टरनेट भाई है। तो ये एक चीज़ सेगमेंट फ्राइड ने डिस्क्राइब की। दूसरी चीज़ डिस्क्राइब की कि हर एक बेटा माँ के साथ उसका कम्प्लेक्स बनता है, मेट करना चाहता है। जब माँ सामने से हट जाती है तो उसके बाद दूसरा अल्टरनेट क्या है? सिस्टर है। तो ये क्या है? इडिपल कम्प्लेक्स है। क्लियर है? तो ये बातें हम माने या ना माने, लेकिन ये कम्प्लेक्स हैं। लेकिन इस कम्प्लेक्स के होने से ये मतलब नहीं है कि हर शख्स ये करना चाहता है तो ये होगा। इंसान तो सेल्फिश भी है, इंसान तो वैशी भी है, वो उसकी नेचर और फितरत में है। तो कम्प्लेक्स भी अगर नेचर और फितरत के अंदर हैं, और ये कम्प्लेक्स अगर अपेयर हो गए हैं, हमारे सामने आ गए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा अच्छी प्रिकॉशंस लेनी है।
आप पढ़े लिखे हो गए, आपको कम्प्लेक्सेस का पता चल गया। आप जब आगे घरदारी चलाएंगे, घर में जाएंगे, तो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे, उनकी आपस में मैनेजमेंट अच्छी करेंगे। और मैंने पहले भी अपनी लेक्चर में हवाला दिया है कि रिलीजियस हवाले से हमारे होली प्रॉफिट ने भी एक साहबी को मना फरमाया था कि आप घर में ना रहा करें, आपकी बेटियां जवान हैं। उनने कहा जी मेरी बेटियां हैं। उनने कहा शैतान का कोई पता नहीं। हज़रत सदीक़ अकबर को कहा था, वो एक चारवे पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था एक चारवे पे बैठना गुनाह। आगे देखिए, ये कम नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम में कभी भी है, हम अब बाप के चारवे पे नहीं बैठ सकते। देखिए कम्प्लेक्स होली प्रॉफिट, ही वॉज नॉट ओनली प्रॉफिट, ही वॉज अ रियली ग्रेट स्कॉलर। और उनके बाद जो स्पिरिचुअली जो चीज़ें थी वो गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये बातें कम्प्लेक्सिज्म। तो ये कम्प्लेक्स उसने कहाँ से गेन की सिगमंड फ्राइड ने? उसने ईडिपस रेक्स पढ़कर बताया, लिटरेचर, हमारा लिटरेचर ये पढ़कर उसने बताया कि यार ये चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो अब हम पढ़ रहे हैं ईडिबल गिल्ट। ये मैंने ईडिबल के लेव्स पढ़कर मैंने ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दी कि इस पर सवाल आ जा सकता है कि बताइए कि ईडिबल कम्प्लेक्स क्या है। तो हम कहते हैं कि ईडिपस वो दूर दराज इतने रास्ते से चक्कर खाता हुआ वो फिर फादर इज एक्चुअली कंपटीटर। आप देखते हैं बेटे और बाप की कभी नहीं मिलती, बिकॉज बेटा और बाप दोनों compete कर रहे होते हैं एक औरत के लिए, और वो होती है माँ। और बेटा बाप को इसलिए लाइक नहीं कर रहा होता क्योंकि वो उसका दोस्त होता है, और माँ उसको फेवर दे रही होती है क्योंकि वो उसका रिफ्लेक्शन होता है। अब माँ इन बिटवीन होती है दोनों के, बाप और बेटा आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये उन फैमिलीज़ के अंदर चीज़ें नज़र आती हैं जिन फैमिलीज़ में ग्रोथ नेचुरल होती है, और ग्रोथ नेचुरल उन फैमिलीज़ के अंदर होती है जहाँ पर मैनेजमेंट लेस होती है, जहाँ बच्चों को संभाल कर चलेंगे, काट तराश करके चलेंगे, उनको मसरूफ़ रखेंगे, उनकी सोफिस्टिकेटेड किस्म की परवरिश करेंगे। वहाँ पर ये मसाइल नहीं आएंगे। ये मसाइल गरीब फैमिली में आएंगे। गरीब के बच्चे बाप के साथ लड़ रहे होते हैं, क्यों? बिकॉज उनकी ग्रोथ नेचुरल होती है। तो मुझे लगता है ये अमीर फैमिलीज में ज़्यादा होता है। तो उसकी ज़हरी बात है, आपको कोई फैक्ट देंगे, आपने कि आपके एक्सपीरियंस होंगे, हो सकता है आप ठीक कह रही हो कि वहाँ पर नेचुरल ग्रोथ हो रही हो, या वहाँ पर कोई और फैक्ट हो, वो चीज़ें हों। अच्छा, बहरहाल इन कम्प्लेक्सेस को बताने का मकसद क्या है कि अवेयर हैं। तो ये एडिबल गिल्ट, अब हमारा टॉपिक ये है कि ईडिपस की गलती क्या है, उसका जुर्म कितना है, ईडिपस की गलती है या नहीं है। क्लियर? अब देखते हैं, इज ईडिपस गिल्टी और इनोसेंट? ईडिपस गिल्टी था या इनोसेंट था? इट इज़ अ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन डिबेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। 2500 साल से ये टॉपिक ज़ेर बहस है कि ईडिपस गिल्टी है या नहीं है। एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट द प्रॉब्लम, और ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आप प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं, कि आपका एंगल कैसा है। आइए, डिड ही किल लियास हिज फादर एंड मैरी जुकास्टा हिज मदर? पहला सवाल है, क्या उसने बाप को कत्ल किया? क्या उसने माँ के साथ शादी की? ऑब्वियसली द आंसर इज यस। जवाब है हाँ। ही हैज़ नॉट बीन फ्रेम्ड फॉर दिस क्राइम्स, वो इन क्राइम्स के लिए नहीं फ्रेम किया गया था, यानी कि किस्मत ने पहले से ही उसकी डेस्टिनी तैयार नहीं की हुई थी, यानी कि गॉड ने उसकी किस्मत में ये क्राइम पहले से नहीं लिखे हुए थे। ही हैज़ नॉट बीन फ्रेम्ड फॉर दिस क्राइम्स, वो ईडिपस इन क्राइम्स के लिए नहीं बना था। सवाल है, क्या नहीं बना था? बट डिड ही डू these हॉरिबल डीड्स नोइंगली? लेकिन क्या उसने ये सारे के सारे डीड्स जानते हुए किए? दो चीज़ें, क्या वो गॉड ने उसको इसी काम के लिए नहीं बनाया था? दूसरा, क्या उसने ये सारे काम जानते हुए किए थे? दोनों का जवाब क्या आएगा? नो। गॉड ने उसको मैप नहीं किया था, जवाब नो है, नहीं किया था। गॉड ने उसको मैप किया था कि हाँ जी ये गलत यही काम करेगा ये। सर डेस्टिनी में तो था उसके लिए। हाँ, मैं वही कह रहे ना, हमने सवाल ये कर दिया उलट, क्या गॉड ने उसे मैप नहीं किया था? हम कह नहीं
किया था। इसलिए जवाब आगे नो आया है। मतलब उसको ये चीज़ें पहले से पता चल चुकी है कि वो ये सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उसने इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये बात नहीं। जाता रहता हम सिर्फ ये कहते हैं कि उसकी किस्मत की वजह से उसकी ट्रेजेडी है, हम ये कहना चाहते हाँ, हैं। बिल्कुल। क्या उसकी किस्मत की वजह से उसकी ट्रेजेडी नहीं है? हम कहते हैं नहीं है, किस्मत की वजह से ट्रेजेडी है। अच्छा, दोबारा देख लेते हैं। ही हैज़ नॉट बीन फ्रेम्ड फॉर दिस क्राइम्स, क्या वो इन क्राइम्स के लिए फ्रेम नहीं किया गया था? बट डिड ही डू दिस हॉरिबल डीड्स नोइंगली, लेकिन क्या उसने ये सारा कुछ जानते हुए किया? चलो इसको ज़रा मज़ीद आसान करते हैं। ही हैज़ नॉट बीन फ्रेम्ड फॉर दिस क्राइम्स, वो इन क्राइम्स के लिए नहीं था, लेकिन उसने ये सारे क्राइम किए, क्या नोइंगली किए थे? नहीं, नोइंगली नहीं किए थे। डज ही एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन एनीवे, क्या उसने वो काम जो उसने अननोइंगली किया था, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने कंधों पर उठाई? यस, उसने उठाई। दिस इज पार्टली व्हाट मेक हिम अ ट्रेजिक हीरो, ये वो चीज़ है जो उसे ट्रेजिक हीरो बनाती है कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली कि मैंने जो अननोइंगली क्राइम किए हैं वो मेरे ही हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी उठाना था, तो यही उसकी ट्रेजिडी का मौजब बन गई। उसकी ट्रेजिडी कहाँ है? जहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है अपने क्राइम की। ओके, कंक्लूजन। In conclusion, we can say that Oedipus is an authentic tragic hero. Oedipus एक authentic tragic hero है in the Aristotelian sense because his tragedy is caused by his own scheme in discovering the truth. क्योंकि उसकी tragedy जो है वो is caused by his own scheme in discovering the truth. उसकी tragedy वजह है उसकी अपने ही प्लान की कि वो सच की तलाश करना चाहता था। जब वो सच की तलाश में निकला कि उसके पेरेंटेज कौन हैं, वो किसका बेटा है और थेब्स पर क्यों प्लेग है, लियास का मर्डरर कौन है, जब इन सच की तलाश में वो निकला तो क्या हुआ? इसी प्लान के अंदर ही उसकी ट्रेजेडी हुई, यही प्लान ही उसकी ट्रेजेडी की वजह बना। द स्पिरिट ऑफ Oedipus remains unconquered even in his defeat. Oedipus की स्पिरिट फिर भी जिंदा है और वो अनकंकर्ड है, उसको जीता नहीं गया। इवन इन हिज डिफीट, Oedipus शिकस्त खुर्दा होने के बावजूद भी हारा नहीं है। Oedipus की रूह अभी भी मौजूद है। एंड दैट इज़ वाइटल फॉर ट्रेजिक हीरो एज स्पॉन्सर्ड बाय एरिस्टोटल, और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है एक ट्रेजिक हीरो के होने के नाते, जैसा कि एरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो के बारे में बताया है। आखिरी बात आपको समझ नहीं आई है? नहीं आई ना? Oedipus, अब मैं क्वेश्चन एक सर उसकी रूह कैसे भटक रही है? मैं आपको बताता हूँ बेटा, मैं आपको पहले एक डेफिनेशन करता हूँ ट्रेजिडी की, उसके बाद ट्रेजिडी। व्हाट इज ट्रेजिडी? व्हाट इज ट्रेजिडी? जहाँ पर माशरे की ट्रेडिशंस और एक नई थॉट आपस में कोलिजन करती है, जहाँ पर माशरे का सेट पैटर्न और एक नई सोच कोलिजन करती है, टकराती है, जहाँ पर पहले से मौजूद रिचुअल्स हैं, रिलीजन है, ट्रेडिशंस हैं, राइट्स हैं, ये ठहरे हुए हैं, जहाँ पर एक नई सोच आती है, एक रेबल आता है, रेबल सोच आकर जहाँ पर टकराएगी किसी रिचुअल के साथ, वहाँ ट्रेजिडी होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन तैयार हो गई ट्रेजिडी की। अब हमें पता चल गया ट्रेजिडी लाइज वेयर इज द कोलिजन बिटवीन द न्यू आइडिया एंड ट्रेडिशन। क्लियर? बताइए पुराने ट्रेडिशन Oedipus के अंदर क्या है? Oedipus रेक्स में मादर के साथ मेट नहीं करना, ये ट्रेडिशन है, लेकिन मादर के साथ मेट करना कम्प्लेक्स है, नेचुरल है, इंसान के अंदर मौजूद है। जब एक कैरेक्टर भागता हुआ आया और उसने अपना कम्प्लेक्स पूरा किया, जहाँ पर उसने अपना कम्प्लेक्स पूरा किया, जिस पॉइंट पर जहाँ वो मेट करता है Oedipus, यहाँ पर एक्चुअली कोलिजन होता है, एक टकराव होता है, किसका? ट्रेडिशन का और एक नई सोच का, एक कम्प्लेक्स का। इस टकराव वाली जगह पर ट्रेजिडी है। Oedipus शिकस्त खुर्दा होने के बावजूद भी उसकी स्पिरिट अभी भी उस ट्रेडिशन के साथ टकराव में है कि मेरे कम्प्लेक्स पूरे होने चाहिए।
यहाँ पर एक वो आए थे, प्रोफेसर साहब आए थे, तो मैंने अपनी एकेडमी में दावत दी। ही वॉज ऑथर ऑफ 8 और 9 बुक्स। तो जब उसने आकर लेक्चर दिया तो बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने लेक्चर सुना। आई वॉज आल्सो वेरी हैप्पी कि राइटर हमारे पास है। इन दोज डेज आई वॉज नॉट राइटर। उन दिनों मैंने कोई किताब नहीं लिखी थी। तो जब उसने एडिपस रेक्स पढ़ाया, आफ्टर दिस वी रेज्ड क्वेश्चंस, तो हमने कहा भाई एडिपस रेक्स पढ़ लिया, इसके अंदर तो कम्प्लेक्सेस की बात की जा रही है, तो अगर ये कम्प्लेक्सेस हैं तो व्हाट वी शुड डू। अगर ये कम्प्लेक्स हैं, उसने कहा कम्प्लेक्सेस हैं तो कम्प्लेक्सेस पूरे करो। और यकीन है हम शॉक्ड हो गए, कम्प्लेक्सेस पूरे करें। और हम नए नए अजीब तरीके से भूतरे हुए लिबरल थे। भूतरे हुए लिबरल जानते हैं, और नया नया जुनून चढ़ता है लिबरल बनने का, उसे कहते हैं भूतरा हुआ लिबरल। मतलब कुछ भी कर लो, हाँ कुछ भी कर लो, कोई नई चीज़ हो बस ऐसे। हमने कहा भाई ये तो बड़ा कमाल हो गए कम्प्लेक्सेस। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा, मैंने कहा भाई ये कम्प्लेक्सेस, मैं आज भी ये कहता हूँ, मेरा स्टैंड पॉइंट यही है कि ये कम्प्लेक्सेस नहीं है। ये जो बता रहा है सेगमेंट फ्राइड और इडिपस रेक्स जो चीज़ वाजे कर रहा है, ये कोई एक्सट्रीम एज है। और मदर और सिस्टर को इस निगाह से ना देखना, ये दूसरा एक्सट्रीम एज है। इनके मिड में कोई और चीज़ है जो बिट हॉली भी है, बिट वो डीएनए ओरिएंटेड भी है, डीएनए ओरिएंटेड भी है। ठीक है कि फादर डीएनए मदर डीएनए उसके कम्बिनेशन से ये एक तीसरी डायरेक्शन है, कोई तीसरी डिमेंशन है, जिसको मैं कहता हूँ तलाश करना है। मेरे पास वक्त होगा तो करूँगा। वैसे मुझे ये बहुत ज़रूरी भी नहीं लगता कि मैं इसके पीछे बैठकर पूरी सोच बनाऊँ इसकी। मुझे ये बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट नहीं लगता, जब तक कि मेरे सामने कोई पाकिस्तान में से या दुनिया में से कोई 4-5-6 लाख मरीज़ ऐसे सामने ना आ जाए जो इस कम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाए, तो फिर मैं सोचने की कोशिश करूँ भाई ये इंसानियत की खिदमत है, इस पर कोई काम करना चाहिए। अदरवाइज़ मैं नहीं सोचना चाहता इसके बारे में। ठीक है जी। तो इडिपस तो मर गया या शिकस्त खा गया, लेकिन इडिपस की स्पिरिट अभी भी उसी कंक्लूजन में ठहरी हुई है, अभी भी उसी टकराव में ठहरी हुई है, अभी भी वो नई सोच ठहरी हुई है, ट्रेडिशन के साथ लड़ रही है। तो हमने एंड पर ये बात की है। आइए तो देखते हैं दोबारा। द स्पिरिट ऑफ इडिपस रिमेन्स अनकंकर्ड। तो इडिपस की स्पिरिट अनकंकर्ड है, उसको गालिब, उसको झुकाया नहीं गया, उसको जीता नहीं गया। इवन इन हिज डिफीट, गो के इडिपस डिफीट खा गया, शिकस्त खा गया, लेकिन उसकी स्पिरिट फिर भी शिकस्त नहीं खा रही। एंड दैट इज़ वाइटल फॉर ट्रेजिक हीरो। और ट्रेजिक हीरो की ये खूबी होती है, जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा है कि वो जो नया कंसेप्ट लेकर आता है वो माशरे में टकराता रहता है बार बार। ठीक है, माशरे में टकराता रहता है बार बार, और लोग उसके ऊपर सोचते रहते हैं कि यार ये क्या हुआ है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसकी शिकस्त भी होगी। जैसा कि मैं आपको एक टकराव की एग्जांपल और देता हूँ, डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस का क्या हुआ अंजाम? शिकस्त खा गया, हेल में चला गया। लेकिन क्या रिनाइसा ख़त्म हो गई थी? रिनाइसा आगे नहीं बढ़ी थी। क्या उसकी जो क्वालिटीज़ थी, जो वो चाहता था, जो उसकी स्पिरिट थी, उसकी स्पिरिट क्या थी? मनी, वेल्थ, नॉलेज, पावर, ब्यूटी, ये उसकी स्पिरिट थी ना। और जिंदा रहना था, ताउम्र जिंदा रहना, बीमारियों के इलाज निकालना। तो डॉक्टर फास्टस मर गया, लेकिन डॉक्टर फास्टस की स्पिरिट आज भी कन्फ्लिक्ट में है, कलूजन में ठहरी हुई है रिलीजन से। आज भी वो कलूजन में है, ट्रेडिशन से लड़ रही है आज भी। तो ट्रेजेडी लाइज वेयर इज द कलूजन बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द न्यू थॉट। ठीक है, लेकिन ये बात अगर आपको समझ नहीं आई, दफा करें, खैर है, कुछ नहीं होता। बहुत सारी दुनिया में चीज़ें जो समझ नहीं आती, नहीं है इस समय तो दफ़ा करें। इन चीज़ों को, जो चीज़ समझ आ गई वो उसको याद करें, पेपर दें, खैर है, कुछ नहीं होता। वो ड्रामे की बच्चे का बस कर रही है, दूर में चल रहे हैं। कौन देखा? ये तो ड्रामे मेरा नहीं ख्याल कि इससे हम लोग को कुछ भी समझ आता है। नहीं बेटा, वक्त के साथ साथ आप इस चीज़ को समझेंगे। सर इन चीज़ों में मेरा नहीं ख्याल कि इस ड्रामे में जितना एक पैसे में जितनी मुझे समझ आई है कि इसका कोई मकसद है। इसके बेटा ये लिटरेचर के हिस्से हैं। अब इस पर बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है, और बस हम इन चीज़ों से अलग रहते हैं, तो हमें ये इम्पॉर्टेंट लगते हैं।
हमें इम्पोर्टेंट क्या लगता है? हमें लगता है करप्शन का टॉपिक हो, हमें लगता है कि जी डेमोक्रेसी का टॉपिक हो, क्योंकि हमारे मुल्क के मसाइल ये हैं। तो वो लोग बहुत सेंसिटिव हैं और इन चीज़ों से गुजरे हैं, सोसाइटी है उसके मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया के हवाले से ये बड़े वाइटल ख्यालात हैं, लेकिन पाकिस्तान के हमारे हवाले से ये हमारे प्रॉब्लम्स ही नहीं हैं। ये तो उस वक्त हमारे प्रॉब्लम सामने आएंगे जब कम से कम हम रेनेसां के अंदर से गुजरेंगे।